भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह पूरे हॉल में बिजली की तरह कड़क गई। ये सुनते ही बुई तुअनहेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और तभी भीड़ में से लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। यह लो फैमिली कौन सी है? क्या ये सच में इतनी पावरफुल है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अरे बेवकूफ, तू बीजिंग की लुओ फैमिली को नहीं जानता। वे पूरी दुनिया के सबसे बड़े और छुपे हुए बिजनेस टाइकून है। दुनिया की आधी से ज्यादा कोर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर उनका ही कंट्रोल है। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी पावर है। ग्लोबल लेवल पर कई सेक्टर्स के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, यह लुओ फैमिली के मूड पर डिपेंड करता है। क्या सच में? तो फिर शिनचिंगवू का दिमाग खराब था क्या? जब उसके पास ऐसा बॉयफ्रेंड था तो वह बुई तुअनहेंग की धमकियों से क्यों डर रही थी? भीड़ की बातें लगातार बढ़ती जा रही थी और शिनचिंगवू के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी काफी बदल चुके थे। वह काफी देर तक शौक में मुझे घूरती रही। मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। चिंगवू, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि मेरी फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे लगा कि इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। किसे मालूम था कि तुम इतनी नादान बन जाओगी कि मुझे बचाने के चक्कर में इस सुअर जैसे आदमी के चंगुल में फंसने चली थी। ये सुनकर शिनचिंगवू की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते मुस्कुराने लगी। मैंने आगे कहा, चिंगवू, तुम खुद ही सोचो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो पूरे 4 साल के कॉलेज में किसी भी लड़के की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो तुम्हें प्रपोज कर सके? शिनचिंगवू ने चौंक कर पूछा, शिंगचेन, क्या यह सब तुमने ही अरेंज किया था? लेकिन श्याओ मू चेन ने तो अभी कहा कि तुमने मुझसे यह सब छुपा कर रखा था। मैंने जवाब दिया, उन सबको तुम्हारी एक्जिस्टेंस के बारे में पता था, लेकिन मेरी परमिशन के बिना किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तुमसे फालतू बात कर सके। और जो लोग तुम्हें प्रपोज करने का सोच भी रहे थे, उन्हें मेरे आदमियों ने बहुत पहले ही डराकर पीछे हटा दिया था। जिस विला में हम रहते थे वह भले ही तुमने खरीदा था, लेकिन उसके सारे स्टाफ और सर्वेंट्स असल में भेष बदले हुए मेरे बॉडीगार्ड्स थे। यहाँ तक कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वह भी बचपन से मेरे साथ ही पली बड़ी है। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी और मैं नहीं चाहता था कि तुम पर कोई प्रेशर आए। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही सब सच बता देता, ताकि तुम्हें बुई तुअनहेंग की धमकियां न सुननी पड़ती। इसके अलावा मैंने शिन फैमिली के मैटर्स में कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना बुई तुअनहेंग को यह सब ड्रामा करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग यही चाहते थे ना कि शिन फैमिली का बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए। लुओ फैमिली के लिए यह काम बस एक फोन कॉल का है। इतना कहकर मैं बुई तुअनहेंग की तरफ मुड़ा और मेरी आवाज में एक ऐसा प्रेशर था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बुई यंग मास्टर, तुम्हारा घमंड तो बहुत सातवें आसमान पर था ना? बुई तुअनहेंग तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। लुओ यंग मास्टर, मुझे सच में आपकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मुझे 100 जन्म में भी आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए। वह रोते बिलखते हुए लगातार फर्श पर अपना सिर पटककर भीख मांगने लगा। इसके बाद मैंने अपने बगल में खड़ी शिनचिंगवू की तरफ देखा और पूछा, क्या इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? उसने कहा, शिंगचेन, सुबह जब मैंने तुम्हें सुलाया था उसके तुरंत बाद मैं इस सगाई के लिए भाग कर आई थी। बुई तुअनहेंग ने मेरी एक उंगली को भी टच नहीं किया है। यह सुनकर मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो अब भी के लिए इतना ही काफी है। मैंने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को आंखों से इशारा किया। उन्होंने तुरंत फर्श पर सिर रगड़ते हुए बुई तुअनहेंग को घसीटकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। बुई तुअनहेंग के रोने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और हॉल के गेट के बाहर जाकर पूरी तरह गायब हो गई। यंग मास्टर लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद मैं शिनचिंगवू के साथ सीधे शिन फैमिली के घर गया। शिनचिंगवू के पेरेंट्स से मैं हॉल में पहले ही मिल चुका था। उस समय उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी और उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। लेकिन अब जब उन्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल चुकी थी तो मैं साफ देख सकता था कि वे अंदर से बेहद एक्साइटेड थे और खुद को कंट्रोल करने का नाटक कर रहे थे। मैं उनकी सोच अच्छे से समझता था। वे बस मेरे सामने खुद को थोड़ा गंभीर और डिग्निफाइड दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उन्हें छोटा न समझूं। बेशक मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। आखिर शिन फैमिली का लेवल मेरे सामने इतना छोटा था कि मुझे उनकी सोच पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं शिन फैमिली के लिविंग रूम के सोफे पर आराम से बैठ गया और बहुत ही कैजुअल टोन में बोला, मुझे पता है कि शिन फैमिली हमेशा से अपना खोया हुआ बिजनेस और रुतबा वापस पाना चाहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस आधा महीना दीजिए। मैं लुओ फैमिली के सोर्सेज एंड फंड्स शिन फैमिली की तरफ डाइवर्ट कर दूंगा, जिससे शिन फैमिली हाई चेंग में मजबूती से खड़ी हो सके। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिनबा वियन ने अचानक मेरी बात बीच में ही काट दी। दरअसल हमारी शिन फैमिली की असली सोच यह है कि हम सीधे बीजिंग के मार्केट में कदम रखें और वहां खुद को डेवलप करें। मैंने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। अंकल शिन, शिन फैमिली को आगे बढ़ाने की आपकी चाहत मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब पैर जरूरत से ज्यादा लंबे फैलाए जाएं तो इंसान बहुत बुरी तरह गिरता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर काम को एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ करना चाहिए। बीजिंग की पॉलिटिक्स और मार्केट बहुत गहरे हैं। शिन फैमिली की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप वहां कदम रखेंगे तो बड़े बिजनेसमैन आपको जिंदा निकल जाएंगे। ये सुनते ही लिन पोंगची ने तुरंत अपनी भौहें सिकाड़ ली और गुस्से में बोली, अगर चिंगवू की शादी बुई तुअनहेंग से हो जाती तो हमारी शिन फैमिली श्याओमू चेन के कनेक्शंस का यूज करके तुरंत बीजिंग में सेटल हो सकती थी। क्यों? क्या आपकी लुओ फैमिली उस श्याओ फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है जो आप हमारी शिन फैमिली को बीजिंग में एंट्री तक नहीं दिला सकते? ये देखकर शिनचिंगवू बहुत ही एम्बेरेस्ड फील करने लगी और बीच में बोलते हुए बोली, मम्मी पापा प्लीज इस मामले में शिंग चेन की बात मान लीजिए, अब आगे कुछ मत कहिए। लिन
फोंगची भड़क गई। चिंगवू, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से बाहर वालों का साइड लेना शुरू कर दिया। मिस्टर लू, आज मैं अपनी बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप शीन फैमिली को तुरंत बीजिंग ले जाकर डेवलप नहीं करवा सकते तो आपके और चिंगवू की शादी की बात यहीं खत्म समझो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अब मुझे समझ आया कि शीन फैमिली का यह हाल क्यों हुआ था। ये दोनों मियां बीवी इतने शॉर्ट साइटेड और लालची थे कि वे सिर्फ शॉर्टकट के बारे में सोच रहे थे और करंट सिचुएशन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। मैं जैसे ही जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, शिन चिंगवू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्म आवाज में अपने पेरेंट्स से कहा, मम्मी पापा, हमारी शिन फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकती। अगर हम शिंग चेन के कनेक्शंस के दम पर वहां जबरदस्ती घुस भी गए तो लोग हमें नीची नजर से देखेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और यहाँ तक कि हमें लो फैमिली को टारगेट करने का एक वीक पॉइंट बना लेंगे, जिससे शिंग चेन की फैमिली पर भी मुसीबत आ सकती है। हमें अभी जो करने की जरूरत है वह यह है कि हम शांत रहें और हाई चेंग में अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा 10 साल लगेंगे और हम अपनी खुद की ताकत के दम पर बीजिंग के मार्केट में एंट्री कर लेंगे। शिनबा वियन चिल्लाया, चिंगवू, अब तू मुझे जिंदगी जीना सिखाएगी। मैं तेरा बाप हूँ। अपने पिता का यह एटीट्यूड देखकर शिन चिंगवू को भी अब बहुत तेज गुस्सा आ गया। पापा, अगर उस समय आपने अपनी जिद न की होती तो शिन फैमिली के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना हुआ होता और न ही आज हमारी फैमिली का यह बुरा हाल होता। दादाजी भी इसी सदमे की वजह से तड़प तड़प कर इस दुनिया से नहीं जाते। आप अभी तक अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आए? ये कहने के बाद शिन चिंगवू ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे गेट की तरफ बढ़ गई। शिंग चेन, चलो यहाँ से चलते हैं। इन लोगों के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, इनसे बहस करना एकदम बेकार है। ये थी असली शिन चिंगवू जिसे मैं जानता था, हर काम को पूरे कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ करने वाली और हमेशा सही डिसीजन लेने वाली। होटल जाने के रास्ते में मैंने उससे शिन फैमिली के साथ पास्ट में हुए उस फ्रॉड के बारे में पूछा। शिन चिंगवू ने मुझे शॉर्ट में पूरी बात बताई। बात दरअसल यह थी कि सालों पहले बीजिंग की एलीट सोसाइटी के बाहरी सर्कल में एक आदमी घूमता रहता था जो वहां के कुछ बड़े लोगों को जानने की वजह से खुद को बहुत 30 मार खां समझता था। उसने उसके पापा को झांसा देकर एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करवा दिया और कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो शीन फैमिली बहुत आसानी से बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री कर लेगी। उस समय फैमिली में सबने इस बात का अपोजिशन किया था, लेकिन उसके पापा जिद पर अड़े रहे और इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि वे कंगाल होते होते बचे। उस इंसिडेंट के बाद से उसके पापा के सिर पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। वह हर समय बस यही सोचते रहते थे कि किसी भी तरह बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कदम रखा जाए, जैसे वहां एंट्री करके ही उनका पुराना खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाएगा। मैं समझ गया था, असल में लोकल फैमिलीज के लिए बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री करना एक बहुत बड़ा जुनून बन जाता है, लेकिन जो फैमिलीज सच में लोकल लेवल से उठकर बीजिंग में सक्सेसफुली सेटल हो पाई हो, ऐसी फैमिलीज न के बराबर हैं, क्योंकि हर एलीट सोशल सर्कल का नेचर बाहरी लोगों को रिजेक्ट करने का होता है, खासकर बीजिंग की हाई सोसाइटी का। जो लोग सबसे कीमती और बड़े सोर्सेज पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वे भला क्यों चाहेंगे कि कोई बाहरी आकर उनके काम में दखल दे? लेकिन लगभग हर साल बीजिंग के कुछ लोग इस एलीट सर्कल में एंट्री दिलाने का लालच देकर इन जुनूनी लोकल फैमिलीज को अपने जाल में फंसाते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्याओमू चेन को ही देख लो। उसने जिस फैमिली को अपने जाल में फंसाया था वह बुई फैमिली थी। अब भले ही बुई टुअन हैंग को हाई चेंग का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, लेकिन यह सबसे अमीर होने का टैग सिर्फ एक खाली दिखावा है। बुई फैमिली जो भी पैसा कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें श्याओमू चेन को कमीशन के तौर पर देना पड़ता है। सच कहूं तो ऐसे काम मैंने भी पास्ट में कई बार किए हैं, लेकिन जिन लोगों को मैंने अपने जाल में फंसाया वे सब गलत इरादे रखने वाली फैमिलीज थी और एंड में मैंने उन सबको उनके कर्मों की पूरी सजा दी। होटल पहुंचने के बाद शिनचिंगू मेरी बाहों में सिमट गई और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, शिंगचेन, तुम अचानक इस रूप में सामने आए हो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कभी सच में जानती ही नहीं थी। पहले वाले तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह थे जो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता था और रोज बस मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन अब तुम इतने समझदार और मैच्योर दिख रहे हो। आखिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है? मैंने कहा, ये दोनों ही मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ रहते हुए ही मैं अपना सबसे प्योर और रियल रूप दिखा पाता हूँ। रही बात इस मैच्योरिटी और समझदारी की, तो यह सब तो बस लाइफ के कुछ रूल्स जो बचपन से अपनी फैमिली के माहौल को देखते देखते मेरे अंदर खुद ही आ गए हैं। चिंगवू, अगर तुम्हें इस सब में इतना ही इंटरेस्ट है तो हमारी शादी के बाद जब हम मेरे मैन हाउस में शिफ्ट होंगे तब तुम खुद ही सब कुछ अच्छे से समझ जाओगी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं इतनी मेहनत इसलिए करती थी क्योंकि शिन फैमिली में कोई भी बड़ा काम संभालने वाला नहीं था। अब जब तुम मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हो तो मुझे इतनी थका देने वाली मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसकी यह बात बिल्कुल सच थी। जब मैं उसके साथ हूँ तो उसे सच में लाइफ में दोबारा कभी इतनी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने के बाद हम कार से शहर के आउटर एरिया में बने एक डॉग फाइटिंग एरिना की तरफ गए। ये बुई टुअन हैंग का अपना अड्डा था। वह आदमी अक्सर यहाँ आकर कुत्तों की लड़ाई देखना पसंद करता था और इसे अपना एंटरटेनमेंट समझता था। हमारे यहाँ आने का रीजन बुई टुअन हैंग, शिनबा वियन और लिन फोंगजी थे। ये तीनों पूरी तरह पागल हो चुके थे और इन्होंने मिलकर मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया था ताकि मेरी जान का सौदा करके लो फैमिली से बड़े बड़े फायदे और सोर्सेज ऐंठ सकें। इन्होंने यहाँ तक प्लानिंग कर ली थी कि फायदा मिलते ही ये सब देश छोड़कर भाग जाएंगे और फॉरेन में जाकर ऐश की जिंदगी जीएंगे। लेकिन ट्विस्ट यह था कि जब बुई टुअन हैंग ने मुझे किडनैप करने के लिए अपने गुंडे भेजे तो उसके आदमियों को श्याओमू चेन के लोगों ने बहुत पहले ही दबोच
दबोच लिया था और यहाँ तक कि खुद बुई तुअन हैंग को भी घसीटकर यहाँ लाया गया था। इस समय मैं एरिना की गैलरी में बैठा हुआ था और नीचे ग्राउंड के बीच में बुई तुअन हैंग को फेंक दिया गया था। वह पूरी तरह खून से लथपथ था और उसके ठीक सामने एक खतरनाक तिब्बती मास्टिफ कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था। यह तिब्बती मास्टिफ बुई तुअन हैंग ने ही करोड़ों की कीमत पर खरीदा था और इससे पहले इस कुत्ते ने कई लोगों को काटकर मार डाला था। वहीं मेरे बगल में शिनबा वियन और लिन फोंगची डर के मारे कांपते हुए खड़े थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतने बेवकूफ निकलेंगे कि मुझे किडनैप करने का प्लान बना लेंगे। शिनचिंग वो तो गुस्से के मारे पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपने दांत भींचते हुए अपने पेरेंट्स से सवाल किया, मम्मी पापा आप दोनों आखिर क्या सोच रहे थे? अगर आप शिंगचेन को किडनैप करके जबरदस्ती बीजिंग के सर्कल में घुस भी जाते तो क्या लू फैमिली बाद में आप दोनों को जिंदा छोड़ देती? लिन फोंगची चिल्लाई। डरने की क्या बात, तब तक तो तीर कमान से निकल चुका होता। हमारी शिन फैमिली बीजिंग में सेटल हो चुकी होती और तू लुओ फैमिली की बहू बन जाती तो क्या वे सच में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते? मैंने ठंडे लहजे में कहा, आप मरना चाहते हैं क्या? आप दोनों को शायद एलीट सोसाइटी के रूल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप दोनों ने सच में मेरी जान को खतरे में डालने की हिम्मत की होती तो मेरे पेरेंट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे प्यार करता हूँ। वे सीधे मेरे डिसीजन को ओवररूल करते और शीन फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देते। इसमें चिंगवू भी शामिल होती। ये बात सुनने में बहुत क्रूर लग सकती है लेकिन यही कड़वी सच्चाई थी। मेरे पेरेंट्स चिंगवू को भी जिंदा नहीं छोड़ क्योंकि लुओ फैमिली कभी भी अपने पीछे कोई खतरा या दुश्मन बाकी नहीं रखती। बुई तुअन हैंग नीचे से चिल्लाया, यंग मास्टर लुओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस तिब्बती मास्टिफ ने जंजीर तोड़कर उस पर अटैक कर दिया और उसकी चीखें पल भर में हमेशा के लिए बंद हो गई। मैंने चिंगवू को आगे का सीन नहीं देखने दिया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। शिन फैमिली के दोनों मियां बीवी भी हमारे पीछे आने लगे लेकिन मैंने उन्हें वहीं रोक दिया। मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा। आप दोनों यहीं रुकिए और इस पूरे नजारे को अपनी आंखों से अच्छे से देखिए। देखने के बाद मुझे 10,000 वर्ड्स का एक अपोलॉजी लेटर लिख कर दीजिए कि आपने इससे क्या सीखा। अगर आपकी सीख गहरी नहीं लगी तो आपको यहीं रुककर इसे दोबारा देखना होगा। वैसे भी बुई फैमिली के अभी बहुत से लोग पीछे लाइन में खड़े हैं। मुझे उन सबको भी अच्छे से समझाना है कि उनके लिए क्या सही है। जहां तक मेरे होने वाले सास ससुर का सवाल था, मुझे लगा था कि इस इंसिडेंट के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची सुधर जाएंगे और शांति से बैठेंगे और बुई तुअन हैंग की बची कुची गैंग भी अब कोई तमाशा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने उनके लालच और पागलपन को बहुत हल्के में ले लिया। 3 दिन बाद श्योमू चेन ने मेरे सामने एक नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाकर रखी। उस रिपोर्ट के कंटेंट देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। मालूम हुआ कि बुई तुअन हैंग का साउथ रीजन में एक दूर का अंकल था जिसने अंडरवर्ल्ड के दम पर अपना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और उसके पास कई खतरनाक क्रिमिनल्स की एक बड़ी गैंग थी। बुई तुअन हैंग ने अपने साथ हुए इंसिडेंट से पहले ही अपने उस अंकल को हेल्प का मैसेज भेज दिया था और बताया था कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है। अब वह अंकल अपने आदमियों को लेकर बड़ी तेजी से हाई चेन की तरफ बढ़ रहा था और सरेआम बुई तुअन हैंग का बदला लेने की धमकियां दे रहा था। इसके अलावा शिनबा वियन ने भी छुपकर बुई तुअन हैंग के उस अंकल से कांटेक्ट कर लिया था। उसने मेरी डेली लाइफ का पूरा शेड्यूल और रूट्स उस गैंग को लीक कर दिए थे और प्रॉमिस किया था कि अगर वे मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो शिन फैमिली अपनी आधी प्रॉपर्टी उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दे देगी। यहाँ तक कि शिनबा वियन ने खुद आगे बढ़कर समंदर के रास्ते से उन्हें सेफ एग्जिट दिलाने में हेल्प करने का ऑफर भी दिया था। मैंने रिपोर्ट में लिखी बातें देखी और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सच में कुछ लोगों को सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि पिछली बार का लेसन उनके लिए काफी नहीं था। जब चिंगवू को इस बात का पता चला तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रोते हुए मुझसे माफी मांगी। तुम्हें मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये उन लोगों का अपना लालच है जो उन्हें ले डूब रहा है। अब जब वे खुद ही यह गेम खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ इस गेम को एंड तक खेलूंगा। मैंने श्योमू चेन से कहा कि हमें खुद एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लीक कर दी जाए और बुई तुअन हैंग और उसके अंकल के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के सबूत उन्हें सौंप दिए जाएं। बुई तुअन हैंग के अंकल ने सालों से जो भी काले कारनामे किए थे उनमें से कोई एक छोटा सा क्राइम भी उसे पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसने के लिए काफी था। इन छोटे मोटे मच्छरों से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने सोचा था, बुई तुअन हैंग का अंकल जैसे ही अपने गैंग के साथ हाई चेंग की सीमा में एंटर हुआ, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले से जाल बिछाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथ आए क्रिमिनल्स को संभलने या पलटवार करने का एक भी मौका नहीं मिला और उन सबको एक एक करके जमीन पर पटक कर दबोच लिया गया। वे सब सड़क पर कुत्तों की तरह बेबस पड़े थे। रही बात उसके अंडरवर्ल्ड के काले बिजनेस और प्रॉपर्टीज की, तो मैंने अपने आदमियों से कहकर उन सबको पूरी तरह सीज करवा दिया और उनकी सारी वेल्थ गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। जब शिनबा वियन को यह न्यूज मिली उस समय वह अपनी कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग ले रहा था। डर के मारे वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा और सदमे में आ गया। काफी देर तक वह जमीन से उठ भी नहीं पाया और बोर्ड मीटिंग को वहीं रोकना पड़ा। लिन फोंगची तो यह सुनते ही रोते रोते बेहोश हो गई। होश में आने के बाद वह तुरंत भागती हुई उस होटल पहुंची जहां मैं रुका हुआ और बाहर बैठकर भीख मांगने लगी। वह होटल के गेट के सामने घुटनों के बल बैठ गई और वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह लगातार मेरा नाम पुकार कर रो रही थी और कह
कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्लीज शिन फैमिली को एक आखिरी चांस दे दिया जाए। होटल के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे और वे सब इस ड्रामे को देखकर आपस में कानाफूसी और गॉसिप कर रहे थे। मैं होटल के टॉप फ्लोर की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा था और नीचे लिन फोंगची की इस हालत को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए कोई दया या इमोशन नहीं था। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड को नीचे जाकर मेरा मैसेज देने के लिए कहा। बॉडीगार्ड ने नीचे जाकर लिन फोंगची से कड़क आवाज में कहा, हमारे यंग मास्टर लो ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। आप जैसी औरत जो कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखती, उसे हमारे यंग मास्टर से मिलने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत। अगर आपने दोबारा कभी हमारे यंग मास्टर या मिस शिन को परेशान करने की कोशिश की तो आपको इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। बॉडीगार्ड की यह बात सुनते ही लिन फोंगची डर के मारे कांप उठी। वह तुरंत जमीन से उठी और बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर वहां से भाग गई। वहां तमाशा देख रही भीड़ भी यह देखकर धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लेकिन शिन फैमिली का यह बड़ा स्कैंडल पूरे हाईचेंग की हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल गया। जितनी भी कंपनियों के शिन फैमिली के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट थे, उन सब ने एक एक करके अपने सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए। शिन फैमिली के कंपनी शेयर्स बहुत बुरी तरह क्रैश हो गए और उनकी कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई। मुझे लगा था कि इन सब मुसीबतों को झेलने के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची आखिरकार सुधर जाएंगे और शांत बैठेंगे, लेकिन मैंने उनके गिरने की लिमिट को फिर से बहुत ज्यादा आंक लिया था। उनके खुद के हाथों अपनी कब्र खोदने का यह रास्ता अभी खत्म होने से बहुत दूर था और इस बार तो उन लोगों ने सीधे मेरी और चिंगवू की शादी को ही अपना टारगेट बना लिया था। मैंने और चिंगवू ने बहुत पहले ही यह डिसाइड कर लिया था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हम सगाई करेंगे और साल के एंड में हमारी शादी होगी। मैंने अपने आदमियों से कहकर सगाई की तैयारियों पर काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची ने पीठ पीछे फिर से अपनी गंदी चालें चलना शुरू कर दिया। वे जगह जगह मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब और डर्टी है। यहाँ तक कि उन्होंने यह झूठ भी फैलाया कि मैं अपनी फैमिली पावर के दम पर कमजोर लोगों को बुली करता हूँ और मैं चिंगू से कोई सच्चा प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ हाई चेंग में शिन फैमिली के सोर्सेज का यूज करना चाहता हूँ। ये अफवाहें मार्केट में आग की तरह फैल गई। हालांकि हाई चेंग की हाई सोसाइटी के ज्यादातर लोग यह अच्छे से जानते थे कि लिन फोंगची ये सब मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर कर रही है। फिर भी इसकी वजह से मेरी इमेज पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ने लगा था। हद तो तब हो गई जब शिनबा वियन ने छुपकर उस होटल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया जहां हमारी सगाई होने वाली थी। उसने वहां झूठ बोल दिया कि हमारी तरफ से यह फंक्शन कैंसिल कर दिया गया है और होटल की सर्विसेज को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी नेगेटिव बातें फैलाई कि होटल ने डर कर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो सगाई में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मुझे उनकी इस हरकत पर इतनी तेज हंसी आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत हाई चेंग के दूसरे सबसे बड़े लग्जरी होटल के ओनर को फोन लगाया। मेरी सिचुएशन को सुनते ही उसने बिना कोई आनाकानी किए तुरंत हमारा वेन्यू बुक कर दिया। सगाई की जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैंने श्याओमू चेन से कहा कि वह शिनबा वियन और लिन फोंगची के जरिए फैलाई गई उन झूठी अफवाहों और होटल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के सारे सबूत कलेक्ट करे और वो सारे प्रूफ सीधे चिंगवू को भेज दे। चिंगवू उन सबूतों को देखते ही अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसका दिल अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा के लिए खट्टा हो गया। उसने खुद आगे बढ़कर मुझसे कहा कि वह शिन फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। उसने रोते हुए कहा, चिंग चेन, मैं शिन फैमिली से अपना हर एक नाता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, चिंगवू, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे सामने जो सिचुएशन है उसे हैंडल कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। मैं जानता था कि चिंगवू के दिल में अभी भी उनके लिए थोड़ी जगह बाकी थी। आखिर वे उसके सगे पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वह किसी धर्म संकट में पड़े, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची की इन हरकतों ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया था। अब मैं उन्हें सुधरने का एक भी चांस नहीं देने वाला था। एक हफ्ते बाद रोशनी और फूलों से सजे उस भव्य होटल में मेरी और चिंगवू की सगाई का फंक्शन बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हुआ। वहां आए हर एक गेस्ट ने हमें दिल से विश किया। शिनबा वियन और लिन फोंगची को इस फंक्शन का इनविटेशन नहीं मिला था, फिर भी वे अपनी बची कुची इज्जत दांव पर लगाकर होटल के मेन गेट पर तमाशा करने पहुंच गए। लिन फोंगची होटल के बाहर जमीन पर लेटकर रोने का नाटक करने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, इस लड़के ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। वहीं शिनबा वियन साइड में खड़ा होकर मुझ पर उंगली उठाने लगा कि मैंने शिन फैमिली के बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। वे दोनों जबरदस्ती हॉल के अंदर घुसकर सगाई का फंक्शन खराब करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, मुझे पहले से ही आइडिया था कि वे ऐसा कोई ड्रामा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने होटल के बाहर भारी सिक्योरिटी और पर्सनल बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे। जैसे ही उन्होंने गेट पर हंगामा शुरू किया, मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें दबोच लिया और घसीटते हुए होटल के बगल वाली एक सुनसान गली में ले गए। मैंने बॉडीगार्ड्स के जरिए उन्हें एक सीधा और कड़ा मैसेज भिजवाया, अगर दोबारा कभी ऐसा तमाशा करने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ इस गली में लाकर नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे यंग मास्टर लू ने साफ कहा है कि अगर आपने दोबारा कोई गड़बड़ की तो आपको सीधे जेल में डाल
डाल दिया जाएगा जहां आप जिंदगी भर चक्की पीसते रहेंगे, या फिर आपको इस दुनिया से ऐसे गायब कर दिया जाएगा कि आपका कोई सुराग तक नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शिनबा वियन और लिन फोंगची के डर के मारे तोते उड़ गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग गए। सगाई का फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने चिंगवू से कहा, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा हम वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे। ये सुनते ही चिंगवू के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और हैप्पी स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शिंगचेन, बिल्कुल। मैं और चिंगवू इस ट्रिप की प्लानिंग करने में बिजी थे और हम अपने रूट्स और डिटेल्स डिसाइड कर ही रहे थे कि तभी श्याओमू चेन मेरे पास एक और बुरी खबर लेकर आया। पता चला कि लिन फोंगची ने अपनी किसी पुरानी और गंदी ट्रिक का यूज करके बीजिंग की सबसे रईस और पावरफुल होआक फैमिली से कांटेक्ट कर लिया था। होआक फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थी, जिनका बिजनेस कई अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ था और उनकी पावर को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि कोर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर कंट्रोल और इंटरनेशनल लेवल के इन्फ्लुएंस के मामले में वे हमारी लू फैमिली से काफी पीछे थे। पिछले कुछ सालों से वे हमारी लुओ फैमिली को अपना सबसे बड़ा बिजनेस राइवल मानते आए थे। वे हमेशा हमें नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे और बिजनेस मार्केट में हमारे कामों में रोड़ा अटकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लिन फोंगची ने मुझसे बदला लेने के लिए लॉ फैमिली के कुछ बिजनेस सीक्रेट्स चुराकर सीधे होआक फैमिली को सौंप दिए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरे और चिंगवू के रिश्ते की बातों को मिर्च मसाला लगाकर होआक फैमिली के हेड को सुनाया था और कहा था कि मैं एक लड़की के चक्कर में अपनी खुद की फैमिली के बिजनेस और फायदों को दांव पर लगा रहा हूं और मैं बहुत जल्द लुओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। वह जानबूझकर मेरे और होआक फैमिली के बीच की दुश्मनी को और ज्यादा भड़का रही थी ताकि होआक फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर सीधा अटैक कर दे। लिन फोंगची ने होआक फैमिली से यह प्रॉमिस भी किया था कि अगर वे मुझे बर्बाद करने में उसकी हेल्प करते हैं तो शिन फैमिली हमेशा के लिए होआक फैमिली की गुलाम बन जाएगी और हाई चेंग में उनकी एक मोहरे की तरह काम करेगी। श्याओमू चेन ने लिन फोंगची और होआक फैमिली के बीच हुई बातचीत के कॉल लॉग और उसके जरिए लीक किए गए उन बिजनेस सीक्रेट्स की पूरी फाइल बनाकर मेरे सामने रख दी। मैंने उस फाइल के पन्नों को पलटा। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे करीब से जानते थे वे यह अच्छे से समझ सकते थे कि मेरा यह शांत चेहरा ही मेरे सबसे खतरनाक गुस्से की निशानी है। शिनबा वियन और लिन फोंगची सच में अपनी मौत को खुद दावत दे रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वे मेरे खिलाफ होआक फैमिली से हाथ मिला लें। उन्हें सच में लगता है कि होआक फैमिली उनकी हेल्प करने के लिए आगे आएगी। यह उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। भले ही होआक फैमिली लू फैमिली की कॉम्पिटिटर थी, लेकिन उन्हें भी अपनी लिमिट्स अच्छे से पता थी। वे शिन फैमिली जैसी एक मामूली और घिसी पिटी फैमिली के लिए लुओ फैमिली के साथ सीधे दुश्मनी मोल लेने का रिस्क कभी नहीं उठाते। और सबसे मजेदार बात तो यह थी कि लिन फोंगची ने जिन सीक्रेट्स को लीक किया था वे सब तो बस कुछ मामूली और फेक इन्फॉर्मेशन थी, जिन्हें मैंने खुद जानबूझकर मार्केट में लीक करवाया था। लुओ फैमिली के असली कोर सीक्रेट्स तक पहुंच पाना तो दूर, उनकी परछाई को छूने की भी उसकी औकात नहीं थी। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और सीधे होआक चान शान को कॉल लगा दिया। फोन पर सिर्फ 3 बार घंटी बजी और उधर से आवाज आई, छोटे लू, आज इस बूढ़े की याद कैसे आ गई तुम्हें? अंकल होआक, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस बात की खबर मिल चुकी होगी। लिन फोंगची आपसे कांटेक्ट करने आई थी, सही कहा ना? होआक चान शान एक पल के लिए खामोश रहे, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली। छोटे लू, मुझे इस बारे में पता चल गया है। वह औरत सच में अपनी औकात भूल चुकी है और उसे आसमान की ऊंचाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। होआक फैमिली का लेवल इतना नहीं गिरा है कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर वार करें, और न ही हम किसी बाहरी इंसान के हाथ की कठपुतली बनेंगे। मुझे उनके मुंह से बस इसी एक बात की उम्मीद थी। तो फिर इस बात के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल होआक। लेकिन लिन फोंगची ने जो लो फैमिली के बिजनेस इन्फॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की है और हम दोनों फैमिलीज के बीच दरार डालने की गंदी साजिश रची है, इस बात को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये तो बिल्कुल जायज बात है। आखिर गलती शिन फैमिली की ही है। तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो। होआक फैमिली इस मामले में बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। जी ठीक है। मैंने फोन रखकर अपने सिर को थोड़ा सहलाया और फिर अपने बगल में खड़े श्याओमू चेन की तरफ देखा। अभी के अभी ऑर्डर पास करो और शिन फैमिली के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टीज को पूरी तरह टेक ओवर कर लो, चाहे उनके कंपनी शेयर्स हो या उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि शिन फैमिली का नामो निशान हाई चेंग से हमेशा के लिए मिट जाए। श्याओमू चेन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। बिल्कुल समझ गया लू बॉस, मैं तुरंत इसका अरेंजमेंट करता हूँ। लुओ फैमिली की असली ताकत ऐसी नहीं थी जिसका सामना शिन फैमिली जैसी मामूली फैमिली कर पाती। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि शिन फैमिली का ज्यादातर बिजनेस और प्रॉपर्टीज हमने पूरी तरह खरीद ली। उनकी बची कुची जो थोड़ी बहुत एसेट्स थी वे भी फंड्स ब्लॉक होने और बैंक करप्ट होने की वजह से पूरी तरह नीलाम हो गई। शिनबा वियन और लिन फोंगची सिर्फ एक ही रात में पूरी तरह सड़क पर आ गए और उनके सिर पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। जब कर्ज वसूलने वाले लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिली तो वे एक बार फिर भागते हुए मेरी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे आकर तमाशा करने लगे। लेकिन इस बार मैंने उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि उन्हें दबोचकर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाए। हमने उन पर सरेआम हंगामा करने और कमर्शियल फ्रॉड का केस दर्ज करवाकर उन पर मुकदमा चला दिया। कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत तेजी से अपना फैसला सुनाया। कमर्शियल फ्रॉड के जुर्म में शिनबा वियन को 5 साल और लिन फोंगची को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनकी बची कुची सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कर्ज चुकाने के लिए गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। जब चिंगवू को कोर्ट के इस फैसले
फैसले का पता चला तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप मेरी छाती से आकर लग गई। मैं अच्छे से जानता था कि उसे अंदर से बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन यह सब शिनबा वेन और लिन फोंगची के अपने कर्मों का फल था। इसके लिए वे किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते थे। मैंने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। चिंगवू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हाँ, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस दिन शिन फैमिली के पूरी तरह बर्बाद होने की खबर पूरे हाई चेंग में फैली, मैंने बिना किसी सिंपैथी के उनके नाम पर बची आखिरी पर्सनल वेल्थ को भी पूरी तरह फ्रीज करवा दिया। यहाँ तक कि जेल में उनके खाने पीने या रहने के लिए एक छोटा सा रुपया भी उनके पास नहीं बचा। मैंने स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को यह गाइडलाइन दी कि उन दोनों को जेल के अंदर के सारे काम आम कैदियों की तरह ही करने होंगे। उन्हें वहां कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट या छोटा सा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। रही बात उन छोटे मोटे बिजनेसमैन और चापलूसों की जिन्होंने पास्ट में शिन फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें रची थी, मैंने उन्हें भी नहीं बख्शा। शाओमू चेन ने अपनी टीम लेकर उन सभी लोगों का एक एक करके सफाया करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ के बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गए और उन्हें हाई चेंग छोड़कर भागना पड़ा, तो कुछ सीधे जेल में शिनबा वेन और लिन फोंगची के पड़ोसी बन गए। हाई चेंग के पूरे बिजनेस मार्केट को मैंने अपने हिसाब से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से पूरे शहर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह लुओ फैमिली की पावर और रुतबे को हल्के में लेने की भूल करे। यहाँ तक कि बीजिंग की उस बड़ी हुआक फैमिली ने भी खुद आगे बढ़कर हमें एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बिजनेस मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नाम करने की बात कही। वे बस लुओ फैमिली के साथ शांति से अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। मैंने उनके इस प्रपोजल को न तो एक्सेप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया। मैंने बस शाओमू चेन से कहकर उन्हें एक सीधा सा जवाब भिजवा दिया। हाई चेंग पूरी तरह से लुओ फैमिली का इलाका है। यहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ मेरे हिसाब से तय होंगे। अगर किसी ने भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की तो उसे इसकी बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। और शिन फैमिली इसका सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जाम्पल है, जो आज अपने कर्मों की सजा भुगत रही है।